अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ एक ख़बर शेयर करेंगे और वो ख़बर दरअसल ये है कि गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अहम बैठक हुई और उस बैठक में तमाम ही शुरका ने शिरकत की। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मां सिवाय एक वफाकी वज़ीर कानून, निगरान वज़ीर कानून, वो मौजूद नहीं थे। बहरहाल इत्तेफाक हुआ नाम पर सिंध हाई कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस हैं इरफान सादात, उनका अब आप कह सकते हैं कि बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए, सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए उनके नाम की सिफारिश कर दी गई है। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ही उनको प्रपोज़ किया था और उनका नाम, और उसके बाद फिर तमाम जो शुरका थे। अब अगर शुरका की बात की जाए जुडिशल कमीशन की, तो आपको मालूम ही है चीफ़ जस्टिस के अलावा 3 सीनियर तरीन जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनमें इस वक्त जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल है, बल्कि 4 जस्टिस मुनीब अख्तर भी। और उसके अलावा वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान बार कौंसल के एक नुमाइंदा, वो इस इजलास में शरीक होते हैं। अब इस इजलास के अंदर कल जो एलामिया पहली दफ़ा तारीख़ में जारी किया गया है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, क्योंकि माजी में जब भी जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है उसका कभी कोई एलामिया या प्रेस रिलीज़ जारी नहीं की गई। कल पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि एक प्रेस रिलीज़ 1 सफ़े की जारी की गई, जिसमें बताया गया कि ये मामला आया ज़ेर बहस जस्टिस इरफान सादात का। आपको मालूम है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 2 जो जजेस की नशिस्तें हैं वो खाली हैं और उन पर अपॉइंटमेंट होनी है। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर से ही ये दोनों नशिस्तें खाली हैं, ताहम नंबर्स पूरे ना होने के बायस, उनके पास अपने वोट पूरे ना होने की बायस उन्होंने इजलास ना बुलाया और ये मामला तवालत का शिकार हुआ। और वजह ये थी, जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे उनका मतम नज़र जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा या दीगर से ज़रा सा मुख्तलिफ है। वो ये समझते हैं कि जो सीनियरिटी का असूल है वो हरफ आखिर नहीं है। आपने सिर्फ सीनियरिटी को नहीं देखना, बल्कि काबिलियत, अहलियत और उसके अलावा जो जज है उसकी वो जो अपराइट कितना है उसको भी देखना है और उसकी रिपोर्टेड जजमेंट्स को भी देखना है। तो इन तमाम तर चीज़ों को देखने के बाद आपको जजेस को अपॉइंट करना होता है, ना कि सीनियरिटी के असूल को गौर में रखते हुए आप किसी भी शख्स को जो अहल ना हो उसको सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात कर दें। ये उनका मतम नज़र था। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हों, जस्टिस मंसूर अली शाह हों, जस्टिस सरदार तारिक मसूद हों, जस्टिस अतर मिनल्ला हों, इनका मतम नज़र ज़रा मुख्तलिफ है। वो ये समझते हैं कि जो सीनियरिटी का असूल है वो वाज़ेह है और जो जज सीनियर होगा वही सुप्रीम कोर्ट आने का हकदार होगा। और इनका ये भी कहना है कि जो शख्स किसी भी हाई कोर्ट का अगर जज रह सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का भी जज बनने का इसी तरह अहल है। और इसी नज़रिए पर गुज़िश्ता आप कह सकते हैं 3-4 रोज़ कबल जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने प्रपोज़ किया जस्टिस इरफान सादात का नाम, जो कि इस वक्त सीनियर तरीन जज थे सिंध हाई कोर्ट के और इस वक्त तो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस भी थे जस्टिस अहमद अली शेख की रिटायरमेंट के बाद। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने उनका नाम प्रपोज़ किया। तमाम ही शुरका ने हैरान कुन तौर पर उनके नाम पर इत्तेफाक किया, और क्योंकि उनके बारे में एक वजह ये बताई जाती है कि उनकी एक तो शोहरत काफ़ी अच्छी है, काबिल भी हैं, और सीनियरिटी का असूल तो एक साइड पर, उनकी काबिलियत पर किसी को कोई शक नहीं है, एक लायक जज हैं और हमेशा से उनको नज़रअंदाज किया गया है माजी में। अब की बार जब उनका नाम सामने आया तो तमाम ने ही उनके नाम पर इत्तेफाक किया, बल्कि जो वज़ीर कानून थे वो इजलास में तो शिरकत ना कर सके, बैरून मुल्क होने के बायस उन्होंने अपना अलग से एक तहरीरी कंसेंट आप कह सकते हैं दिया और इत्तेफाक किया जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की नॉमिनेशन से। और अब मामला जो है पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकरीरी को भिजवा दिया गया है। अब वहाँ पर इजलास होगा और उस इजलास के बाद फिर मामला सदर मुमलिकत के पास जाएगा हतमी मंजूरी के लिए, और फिर वज़ारत कानून नोटिफिकेशन जारी करेगी और फिर तारीख़ बताई जाएगी कब वो अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तो इस लिहाज से ये एक अच्छी खबर है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की खाली नशिस्तें हैं वो पुर होना शुरू हो गई हैं। बहरहाल अभी एक ही जज की एलिवेशन
की सिफारिश हुई है, दूसरे जज के ऊपर अभी बहस होनी है। अब आइंदा इजलास भी जल्द ही मुतवक्के है और उस इजलास में ऐन मुमकिन है एक नए जज को भी एलिवेट किया जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो कौन होगा उसके बारे में भी अभी वाज़ेह होना है, अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका। और दूसरी बात जो अहम है, जो इस एलामिये में बताई गई कि गुज़िश्ता आप कह सकते हैं कि 2 हफ़्ते कबल तकरीबन चीफ़ जस्टिस ने तमाम जुडिशल कमीशन के मेंबरान को एक ख़त लिखा था। हमने आपको वो ख़बर भी दी थी जब हमारी मुलाकात हुई थी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद से। उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने जुडिशल कमीशन के तमाम मेंबरान को ख़त लिख कर हाई कोर्ट में जजेस की जो तैनाती है उसके तरीक़ेकार पर राय मांगी है, तजावीज़ मांगी है। ताहम कुछ मेंबरान ने अदालत से, जुडिशल कमीशन से, चीफ़ जस्टिस से वक्त मांगा है, एक्सटेंड करने की तारीख़ उन्होंने कही है, जो कल तक थी अब जुमे तक उसको बढ़ा दिया गया और जुमे तक उनसे तहरीरी सबमिशंस मांग ली गई हैं और कहा गया है कि जुमे तक तमाम लोग अपनी सबमिशंस जमा करवा दें। उसके बाद फिर आइंदा इजलास में उन सबमिशंस पर भी गौर होगा और ऐन मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट में जो एक और तैनाती होनी है। अब जो ये मामला है जस्टिस इरफान सादात का, क्योंकि ये सीनियर तरीन जज थे, अब इनके सुप्रीम कोर्ट आने के बाद जस्टिस अकील अब्बासी जो सिंध हाई कोर्ट के इस वक्त सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस इरफान सादात के बाद, वो चीफ़ जस्टिस हो जाएंगे सिंध हाई कोर्ट के और उनकी भी काबिलियत पर किसी को शक नहीं है। बहरहाल उनके बारे में कुछ बताया जाता है, जो हमारी इतलात हैं उनके टेम्परामेंट का शायद इशू है और इस टेम्परामेंट के इशू का जस्टिस उमरता बंदयाल से भी जब हमारी मुलाकात हुई थी उन्होंने इजहार किया था। और कुछ लोग ये वजह बताते हैं कि उनको यहाँ लाने की एक वजह, ना लाने की एक वजह ये है सुप्रीम कोर्ट में कि वो उनका और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का गालिबन किसी एक शादी की तकरीब में कोई उनके दरमियान तकरार भी हुई थी और उस पर फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, क्योंकि दे आर ऑल रिलेटिव्स, तो फिर उनका जो आप कह सकते हैं उनकी जो राय है वो ज़्यादा भारी रही और चीफ़ जस्टिस ने उनकी राय से इत्तेफाक करते हुए जो जस्टिस अकील अब्बासी से जूनियर जजेस थे, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया। अब अपने सीनियरिटी के तरीक़ाकार को अगर देखा जाए तो वो चीफ़ जस्टिस होंगे अब सिंध हाई कोर्ट के, और हो सकता है कि उनके नाम की भी वो पर्ची निकल आए और उनको भी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर लिया जाए, मगर ये कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा। हो सकता है बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा से किसी फाजिल जज को सुप्रीम कोर्ट में अब एलिवेट किया जाएगा। इसके अलावा एक आज की सबसे बड़ी जो ख़बर है, इससे पहले कि हम आएँ नवाज़ शरीफ साहब की जानिब, जो एक प्रोडिगल सन की वापसी है, उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में अब आइंदा आने वाला हफ़्ता है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हमने गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि 2 अहम तरीन केसेस को फाइनली चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। ना सिर्फ चीफ़ जस्टिस ने बल्कि 3 रुकनी कमेटी ने, ये बड़ी अहम बात है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन की मुशावरत से चीफ़ जस्टिस ने ये कॉज लिस्ट जारी की है, जिसमें जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस है उसको भी मुकर्रर किया गया है और उस केस को उसी बेंच के सामने मुकर्रर किया गया है जिस बेंच ने उस केस पर ऑलरेडी एक तवील समाअतों का दौर जो है वो मुकम्मल कर लिया है। और सिर्फ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब उस बेंच में नहीं है क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं। बाकी मानदा जो 5 जजेज़ हैं जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में, अब वो मंडे को 11:30 बजे कमरा अदालत नंबर 3 में समाअत करेंगे। और कुछ लोग जो मैंने वीडियो की उसके बाद उनका ये एक कहना था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ख़ुद क्यों नहीं इस बेंच में बैठे, तो उसकी एक बुनियादी वजह है जो मुझे समझ में आती है। एक तो ये कि वो मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी खैर आपके साथ शेयर की थी कि एक बेंच जो है ऑलरेडी समाअत कर चुका है, ज़्यादातर केस सुन चुका है, तकरीबन 80 से 90% केस की समाअत हो चुकी है। अटॉर्नी जनरल का ही इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो बाकी है, उनके दलाइल अभी नहीं हुए और उन्होंने वक्त मांगा। उसके बाद अदालत ने केस को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मौखर कर दिया। तो अब अगर इस मौके के ऊपर एक नया जज इस बेंच में शामिल होता है, अगर नया बेंच भी नहीं तश्कील दिया जाता, सिर्फ एक चीफ़ जस्टिस ही इस बेंच में शामिल हो जाते हैं, तो फिर दोबारा से केस नए सिरे से चलेगा और इसमें मज़ीद वक्त लगेगा। और अगर इसमें फुल एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाता है, यानी 5 रुकनी लार्जर बेंच की बजाय 7 या 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाता है, तो फिर जो अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद एक अपील का हक़ दिया गया है 184(3) के केसेस में
वो अपील की रेमेडी फिर अवेल नहीं हो सकेगी। और क्योंकि आपको मालूम है जो अपील होती है वो वही बेंच नहीं सुनता बल्कि मुख्तलिफ बेंच सुनता है, और ना सिर्फ मुख्तलिफ बेंच होता है बल्कि लार्जर बेंच होता है। यानी अगर 5 रुकनी लार्जर बेंच मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के अगेंस्ट दरख्वास्तों पर अपना फ़ैसला सुनाता है, तो उसके बाद उस फैसले के ख़िलाफ़ जब अपील दायर होगी, उस अपील पर समाअत करने वाला बेंच कम अज़ कम 7 रुकनी लार्जर बेंच होगा, और उस 7 रुकनी लार्जर बेंच में इन 5 जजेज़ में शामिल एक जज भी उसका हिस्सा नहीं होगा। इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। ये भी एक वजह है जो मिलिट्री ट्रायल केस के अंदर सेम बेंच ही रखा गया है। इसके अलावा जो इंतखाबात का केस है उसको मुकर्रर किया गया है, मगर वो मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया था कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने सामने उस मामले को रखा है। उसमें एक और दिलचस्प पहलू ये है कि मंडे को जो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात की दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, या इसके अलावा इमरान खान साहब की भी दरख्वास्त है, उनको तो मुकर्रर किया गया है, मगर मंगल के रोज़ एक और केस को भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। और ये वो केस है जब उमर अता बंदयाल साहब के दौर में एक दरख्वास्त दायर की गई थी। आपको याद होगा सरदार काशिफ नामी एक शहरी हैं, उनकी जानिब से, और शाह खावर एडवोकेट उनकी जानिब से पेश हुए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था जब 90 रोज़ का जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पंजाब में इंतखाबात का मामला चल रहा था, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी कि एक ही रोज़ पूरे मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए। और ये वो दरख्वास्त है जिस दरख्वास्त के ऊपर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उस वक्त की हुकूमत PDM को आपस में मुशावरत और मुज़ाकरात करने का कहा था। कमेटियाँ तश्कील पाई थी जिसमें फवाद चौधरी, अली ज़फ़र और शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से थे, और दूसरी जानिब से एक लीगल टीम थी, उनकी पूरी एक टीम थी तकरीबन 8 से 9 लोगों की PDM की। मगर उनके मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो गए और बहरहाल वो मामला फिर कटाई में पड़ गया। तो अब वो दरख्वास्त एक मरतबा फिर समाअत के लिए मुकर्रर की है चीफ़ जस्टिस ने। हो सकता है चीफ़ जस्टिस उसको गैर मौसर भी करार दे दें, मगर ऐन मुमकिन है उसके ऊपर कोई ऑर्डर भी आ सकता है, क्योंकि उससे कबल ये जो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का केस है ये भी मुकर्रर है, और उसमें दरख्वास्त सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नहीं है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा दीगर भी कई फ़रीक हैं। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उस केस में उस दरख्वास्त के अंदर जो अब कह सकते हैं मुश्तरका मफादात कौंसिल का फ़ैसला है उसको चैलेंज किया गया है, उसके जो नोटिफिकेशन है उसको चैलेंज किया गया है। तो हो सकता है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस है कि जो मुश्तरका मफादात कौंसिल के फ़ैसले हैं उनको सुप्रीम कोर्ट टच नहीं करती, तो हो सकता है अदालत इस केस को भी नाकाबिल समाअत करार दे दे इस नोटिफिकेशन की हद तक। अदरवाइज़ दरख्वास्त में दीगर भी कई ग्राउंड्स हैं जिनको अदालत सुन सकती है और उन पर अपना फ़ैसला सुना सकती है। अब आते हैं जो प्रोडिगल सन है उसके रिटर्न के ऊपर। नवाज़ शरीफ साहब की वतन वापसी, अब शायद वो पहुंच चुके हों, जब तक ये वीडियो आप देख रहे होंगे दुबई से रवाना है। और नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के ऊपर अभी हम बैठे हुए थे न्यूज़ रूम में, तो बात हो रही थी कि ये वो नवाज़ शरीफ हैं जिनके बारे में 4 साल कबल पेमरा ने एक नोटिफिकेशन किया था, और जिसमें ये कहा गया था कि जो एक मफरूर शख्स है या सज़ा याफ्ता जो मुजरिम है उसकी कोई ख़बर नहीं चलेगी, उसका नाम नहीं चलेगा, उसको कोई कवरेज नहीं मिलेगी। आज जब हमने सुबह उठ कर देखा, जंग हो, डान हो, बड़े बड़े अखबारात हों, उनके ऊपर जो मेन पहला सफ़ा है उस पहले सफ़े के ऊपर बड़े बड़े इश्तिहार हैं नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के। आज वो नोटिफिकेशन कहाँ है हमें मालूम नहीं, मगर नवाज़ शरीफ की जो सज़ा है वो अपनी जगह बरकरार है। बावजूद इसके आज ट्रीटमेंट बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, और ये अलमिया है पाकिस्तान का कि हम एक दफ़ा एक शख्स को यहाँ बिल्कुल ज़मीन पर पहुँचा देते हैं और उसके बाद उसी शख्स को उठाकर हम आसमान पर बिठा देते हैं। नवाज़ शरीफ साहब के साथ यही हुआ है। 2018 के बाद जो कुछ हुआ, मैं ये नहीं कहता कि गलत हुआ, मैं ये भी नहीं कहता कि सही हुआ, जो हुआ वो आज भी हो रहा है। उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब के साथ हुआ, आज इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। जिस शिद्दत के साथ नवाज़ शरीफ के साथ हुआ उससे कई गुना ज़्यादा जो शिद्दत है वो आज इमरान खान के ख़िलाफ़ हम देख रहे हैं। और इमरान खान साहब को सज़ा बज़ाहिर 9 मई की दी जा रही है, मगर उनकी सज़ा जो है वो ना ख़त्म होने वाली है।
और उसकी एक वजह तो शायद इमरान खान साहब ख़ुद भी हैं, क्योंकि वो अभी तक बज़ाहिर हमारी इत्तलात के मुताबिक कोई भी डील करने को तैयार नहीं है और उसकी वो भारी कीमत अदा कर रहे हैं, चुका रहे हैं। और दूसरी जानिब वही नवाज़ शरीफ जिसको इन्हीं अदालतों ने मुजरिम करार दिया, सज़ा याफ्ता करार दिया, इनको उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर बाहर जाने की इजाज़त दी, उनके प्लेटलेट्स कम हो रहे थे। हम उस बहस में नहीं पड़ते, हो सकता है जो उनका मामला था बिल्कुल जेन्युइन हो और उनकी सेहत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो रिजर्वेशन उस वक्त थे, उस वक्त की खैर जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, जो उनके उस वक्त के मुतल्लिका वज़रा थे, वो ख़ुद ये कह रहे थे कि उनकी तबीयत बेहतर नहीं है, उनको बाहर जाना चाहिए, उनको बाहर भेजना होगा। अब खैर वो भी मौक़िफ़ मुख्तलिफ लेते हैं, वो भी कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर उन्होंने भेजा था। बहरहाल जो भी है वो बाहर गए और वापस ना आए। अब जब हालात साज़गार हो गए हैं, नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और उनके इस्तकबाल के लिए हम देख रहे हैं हर जगह पर आज जो है वो इस्तकबाली कैंप्स लग रहे हैं। लाहौर के अंदर मंटो पार्क, इकबाल पार्क के अंदर जो उनके लिए जलसागाह सजाई जा रही है, इस्लामाबाद आएंगे पहले और यहाँ से लाहौर जाएंगे और मुख्तलिफ़ शहरों से काफ़िले जो हैं इस वक्त लाहौर की जानिब गामज़न है। मगर उससे भी बढ़कर जो अहम चीज़ है वो ये है कि वही टीवी चैनल्स जो नवाज़ शरीफ की तस्वीर नहीं चलाते थे, उसका नाम नहीं चलाते थे, आज सुबह से एक मैराथन कवरेज दे रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब को। और हम तो यहाँ तक देख रहे हैं कि जहाज़ के चलने की, उड़ने की ख़बरें और रनवे के ऊपर जब जहाज़ दौड़ रहा है उसकी फुटेजेस तक चल रही हैं। यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर जहाँ पर सिर्फ उनका जहाज़ लैंड करेगा, आधा घंटा यहाँ पर स्टे होगा और ऑब्वियसली जो वीआईपी लाउंज है वहाँ पर वो बैठेंगे, जहाज़ तब्दील होगा, दूसरे जहाज़ में बैठकर लाहौर जाएंगे। इस्लामाबाद के भी रनवे के ऊपर बाकायदा तौर पर उनको कवरेज मिल रही है। अभी से अभी जब उनका जहाज़ यहाँ लैंड नहीं किया, रिपोर्टर्स मौजूद हैं, लाइव फीड दी जा रही है और दिखाया जा रहा है कि किस तरह जो नवाज़ शरीफ साहब हैं उनका इंतज़ार किया जा रहा है। एक पूरी इमेज बिल्डिंग हो रही है और लोगों के जहन बनाए जा रहे हैं और इसी तरह जहन बनाए जाते हैं जिस तरह माजी में हमने देखा जब एक शख्स जिसका नाम या तस्वीर ना चलाई जाए तो उससे अवाम में जो है उसकी मकबूलियत वाज़े तौर पर उसमें कमी आती है और इसी तरह उस मकबूलियत में इजाफ़ा इस तरह की कवरेज के बाद आता है। जैसा कि हम देख रहे हैं इमरान खान साहब के केस में कि उनका नाम भी नहीं लिया जा सकता, उनकी तस्वीर भी नहीं चल सकती, बल्कि उनकी अगर तस्वीर बामरे मजबूरी चलाना भी पड़े तो उसको मुबहम या उसको आप कह सकते हैं उसको वो कर दिया जाता है, मदहम कर दिया जाता है। और ये सिलसिला चल रहा है और देखते हैं जिस तरह आज रियासत पाकिस्तान जो है नवाज़ शरीफ साहब को बाहें फैलाकर उनका इस्तकबाल कर रही है। हो सकता है 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं तो 2 से 3-4 साल के बाद यही रियासत पाकिस्तान इमरान खान साहब का स्वागत कर रही हो और उसमें शायद ज़्यादा भी वक्त लग सकता है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ने तो 1-1.5 साल के बाद एक डील के तहत बाहर जाने को फोकी दी थी। इमरान खान साहब का केस ज़रा मुख्तलिफ है, वो अभी उस तरफ आ नहीं रहे। देखते हैं अब जिस तरह हमें नज़र आ रहा है इमरान खान नवाज़ शरीफ साहब को तो वज़ीर-ए-आज़म इंतख़ाबात से पहले ही बना दिया है और वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद क्या करते हैं और उसके बाद फिर इमरान खान साहब क्या अपना मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब के लिए बड़ा इम्तिहान चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनना नहीं होगा, बल्कि इमरान खान साहब के साथ क्या होगा ये भी नवाज़ शरीफ साहब का बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। क्या वो दोबारा 90 की दिहाई की उस इंतकामी सियासत को दोबारा से परवान चढ़ाएंगे या फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और पाकिस्तान में जो सियासत है उसको एक आगे की बजाय आगे लेकर चलने की कोशिश करेंगे, ना कि पीछे लेकर चलने की, या फिर दोबारा से अगर मैं ये कहूँ तो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में तमाम तर इख्तियारात देंगे या फिर इख्तियारात सिविलियंस के पास आएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है और इम्तिहान है नवाज़ शरीफ साहब का कि क्या वो अब जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है जो कि ख़ुद बज़ाहिर ये दावा करती नज़र आती है कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो क्या वाकई में अब की बार जब नवाज़ शरीफ आएंगे तो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से वो जो एक सियासत का उनके हाथ में जो एक इख्तियार है वो ले लिया जाएगा और फिर सियासतदान ही अपनी किस्मत का फ़ैसला करेंगे। ये खैर एक ख्वाब है, देखते हैं इसको ताबीर मिलती है या नहीं। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।